बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज 1 मई है। शिकागो के मज़दूरों से वाबस्ता ये दिन अब पूरी दुनिया में मज़दूरों का आलमी दिन है जो कि मनाया जाता है। और फैज़ साहब के अशार इस दिन पे ख़ास करके जो उनका इंतसाब है मशहूर ज़माना, आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम है कि ज़िंदगी के भरे गुलिस्तान से खफा, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। क्लर्कों की अफसरदा जानों के नाम, किरम खुर्दा दिलों और ज़ुबानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, तांगा बानों के नाम, रेल बानों के नाम और किसानों के नाम, जिसके ढोरों को जालिम हंका ले गए, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए। हाथ भर खेत से एक अंगुश्त पटवार ने काट ली है, दूसरी मालिये के बहाने सरकार ने काट ली है। ये आज की बात है जो कि फैज़ साहब ने तब लिखी थी। आज भी मज़दूर हों या किसान हों, गंदम का मसला आपके सामने है। वो आज भी अपने हक़ के लिए सड़कों पे हैं, अपने मुतालबों के लिए सड़कों पे हैं। बहरहाल आज का दिन उनके नाम है और आज का प्रोग्राम भी है उनके नाम। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की सियासत और जो कि मईशत से जुड़ी है, मईशत जो कि मज़दूरों और किसानों से जुड़ी है, और वो तमाम इस्लाहात जो कि हर हुकूमत में पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है, उनका बुनियादी हक़ है, वो आज तक उनको नहीं मिल सके। उसके लिए क्या कोशिशें हैं, क्या नहीं। 5 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? क्या उनकी ज़िंदगियों में कोई सुकून मिलेगा? ये एक अहम सवाल है जो कि सवाल की सूरत हर रोज़ उठाया गया है, उठाया जाता है, लेकिन शायद इसके ऊपर कोई हालात जो हैं वो नहीं बदलेंगे। ये भी आपको बताएं कि अब मईशत सियासत से जुड़ी है, सियासत इस्तेहकाम से जुड़ा है और मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। कल से 2 दिन से आप सुन रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की ख़बरें हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इत्तला इस मामले के ऊपर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि हमने बात करनी है। 3 लोग हैं जिसमें कि उमर अयूब साहब भी हैं, वो भी हैं, और इसके साथ साथ शिबली फराज साहब हैं। लेकिन वो कमेटी किससे बात करेगी? बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि हमने सियासतदानों से बात नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट ही मुक़्तदरा है और उन्हीं के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो इस सूरत में जो नईम लोधी साहब ने कुछ तजावीज़ दी हैं, उन तजावीज़ का क्या होगा? वो ये कहते हैं कि जी 2 साल तक हुकूमत को बिला रोक और टोक चलाने की इजाज़त मिलेगी, यानी तहरीक इंसाफ कोई उसमें कदगन नहीं डालेगी, कोई रोड़ा नहीं अटकाएगी, कोई एहतजाज उस तरह का नहीं करेगी। इदारों के साथ बदजुबानी नहीं होगी, उनके साथ जो है वो बेहतर सलूक किया जाएगा, उनके साथ बेहतर रवाबित रखे जाएंगे। तो क्या ये वो तजावीज़ हैं जो कि तस्लीम की जाएंगी? और अब जबकि मई आ गए, 9 मई के वाक़यात के सामने रखते हुए उसको क्या इस पर आगे बात हो सकती है? ये तजावीज़ काबिल अमल हैं? इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब एक हुकूमती इत्तेहाद के ख़िलाफ़ हिज़्ब मुखालिफ का इत्तेहाद जो है वो अपनी कोशिशों में है। मौलाना फजल रहमान साहब से कल असद कैसर साहब का रब्ता हुआ, जो हमारी इत्तलात है। अख्तर मैंगल साहब भी उसके अंदर ज़ाहिर है उस पूरे इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो एक एक्टिविटी जो है वो नज़र नहीं आ रही। असद कैसर साहब मौलाना साहब से बात करते हैं और अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि मौलाना के साथ हम बात नहीं करेंगे, और उनके खिलाफ वो बयानात भी देते हैं। कल और आज भी, आज जो उन्होंने खिताब किया अली अमीन गंडापुर साहब ने मौलाना के बारे में, उन्होंने क्या कहा है वो जरा सुनिएगा। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। आप डील के साथ आते हैं, आप डील करने वाले हैं। आपकी डील कोई हुई होगी, कौन को बताएं कि आपको उस डील में जब इतने लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, बल्कि सबको ही जितवाया गया, फिर आपको क्यों नहीं जितवाया गया? तो आप ये सवाल उनसे करें। हमारे मैंडेट के हवाले से बात हो, जो चोरी हुआ है पूरी कौन को पता है। उसमें अगर मौलाना साहब में सपोर्ट करते हैं तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी जानिब असलम गौरी साहब जो कि JUI के रहनुमा है, उन्होंने सख्त तनकीद की और ये कहा है कि PTI के साथ चलने से कबल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना ज़रूरी है। और मौलाना फजल रहमान एक और महाज पे भी हैं। वो महाज क्या है उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। एक नया अलाइंस बना रहे हैं, क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी या नहीं? फिर एक नई जमात की सुनवाई भी है और वो नई जमात किस तरह से एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर पाएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मेहरबानो कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, बहुत खूब बोलती हैं,
बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बिलाल अज़हर कियानी साहब अगेन नौजवान हैं, ये भी मेहरबानों की तरह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का चेहरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, हम अब इनको अगर नहीं कहेंगे जवान तो ये भी नाराज़ होंगे और जो नई पार्टी आ रही है उसके अंदर भी ये आ रहे हैं, तो सीनियर सियासतदान, वकील और एक बड़ी मजबूत आवाज़ है जमहूरियत के लिए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले मेहरबानों आपसे अगर शुरू करें कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पहले तो आप ये बताइए क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हो रहे। खान साहब का बड़ा ही वाज़े मौक़िफ़ इस पर आ चुका है। उन्होंने 2 दफ़ा बयान दिए हैं, एक के बाद दूसरा। उन्होंने पहला जो दिया, उन्होंने कहा अपनी कैदो बंद के हवाले से कि 9 महीने हो गए, 9 साल भी लग जाएं तो कोई गर्ज नहीं, मगर मैं अपनी आवाम का समझौता नहीं करूँगा, सौदा नहीं करूँगा। मेरे जमात के लोग, उनके घर तबाह बर्बाद किए गए, कारोबार तबाह हुए। अगर मैंने गुफ्तगू करनी थी तो मैं इस सबसे पहले ही कर लेता। यानी सियासतदानों से वो कह रहे हैं कि मैं बात नहीं करूँगा, तो कमेटी उन्होंने जो बनाई है, नहीं जी, कोई कमेटी नहीं बनी है। वो उन्होंने मैं उसकी वजाहत कर दूं, उस तरह कोई कमेटी नहीं बनी मुज़ाकरात के लिए। जो उन्होंने 3 नाम लिए हैं वो इसीलिए लिए हैं कि बाकी जमात से लोग जो हैं इस मौजू पे बयानात ना दें, और यही 3 लोग हैं कि अगर बात होगी तो यही बताएंगे। और आपने सुना होगा एक और बयान भी आया जमात की तरफ से ही, लोगों की तरफ से, मेरे ख्याल में गन्नापुर साहब ने कहा कि अगर बात होगी तो खुलेआम होगी, कोई डील नहीं होगी। आज उनका था यौम मई पे, लेकिन 1.25 साल से ये कमेटी बनी है, रऊफ हसन साहब कह रहे हैं। वो 1.25 साल से जो कमेटी बनी है वो तो सारे जेल में है और वो बनी थी कमेटी बर वक्त इंतखाबात के लिए, वो तो ना हुए। फिर इंतखाबात के साथ जो हुआ, उनको हम शायद इंतखाबात भी नहीं बुला सकते। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं कि उनको इजाज़त दी गई है खान साहब की तरफ से कि वो बातचीत करेंगे, वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे, वो क्यों कह रहे हैं? आसमा, वो गुफ्तगू अगर होएगी तो वो सिर्फ इसी पे होएगी कि आपके आईनी हदूद क्या है, और हर इदारे को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना होगा। वो गुफ्तगू जो है वो है एक जो रीसेट हमें चाहिए पाकिस्तान के अंदर, कि हम सबको आइन का ताबे होना होगा, और अगर हम सब उस पर मुत्तफिक हो जाएं तो हम इस मुल्क को आगे लेकर चल सकते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने भी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे जो एक बयान दिया कि अगर आपकी अदालतें रोबस्ट होंगी, मजबूत होंगी, आज़ाद होंगी, तो बाकी इंस्टीट्यूशंस डेवलप करेंगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब कियानी साहब वो कह रही हैं कि आपसे बात नहीं होगी। PTI ये कह चुकी है कि सियासी हुकूमत से बाहर, इसलिए, और वो इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करेंगे इसलिए कि उनके पास इख्तियार है, ऐसे ही है ना? उनसे तो हमने यही बात करनी है ना कि आप इख्तियार सियासतदानों को दें। आप जितने भी इदारे मुल्क इस मामले में बात होगी कि आप सियासतदानों को इख्तियार अपने हदूद में रहकर काम करें। तो आप उन सियासतदानों को जो चोर हैं, डाकू हैं, उनकी लड़ाई आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ेंगे जाके? वो देखिए, हम लड़ाई किसी एक जमात के लिए नहीं लड़ रहे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं जमहूरियत के लिए। उसके अंदर हर सियासी जमात जो है उसका हिस्सा है। ये बात PTI जब कहती है कि आपके पास इख्तियार नहीं है, तो दे मीन इट। आई मीन उनको लगता है कि आपके पास वाकई कोई इख्तियार नहीं है। क्या वो दुरुस्त नहीं है बात कर रही? क्या कर सकते हैं अपने फैसले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। सबसे पहले तो मैं मुस्तफ़ा भाई से इजहार यकजहती करना चाहूँगा उस हवाले से जो बात आपने शो के आगाज़ में की। तो मेरे ख्याल से चंद ही ऐसे पहलूज होते हैं जिसमें वो सबसे ज़्यादा उम्र वाले होते हैं। मुझे उनकी उम्र पता है, मगर मैं वो अभी यहाँ पे इस बात को रोकूंगा। देखिए, दूसरी बात ये है कि और मैं इनसे भी बड़ी हूँ भाई। इस बात पे मैं हरगिज कमेंट नहीं करूँगा। देखिए, गुड फॉर यू। बस ये बात यहीं तक मैं करना चाहूँगा जी। देखिए, दूसरी जो आपने बात की, मैं मेहरबानों साहिबा से सिंपथाइज करूँगा, क्योंकि PTI में भी जितने मुँह हैं उतनी बातें हैं। आप जिस फैक्शन से बात करेंगे, कल इसी मौजू के ऊपर कल अगर 3 मीडिया के लोग अली अमीन गंडापुर साहब से, शेर अफजल मरवत से, गौहर खान से सवालात करेंगे तो हो सकता है आपको 3 मुख्तलिफ जवाब आते हैं। तो देखिए, एक तरफ कोई कमेटी नहीं है, एक तरफ कोई कमेटी है। अली अमीन गंडापुर साहब उसके TOR कुछ और बताएंगे, कमेटी की होने ना होने के ऊपर एक और मौक़िफ़ पेश करेंगे। बुनियादी तौर पे बात यह है कि जो भी हकीकत है, या इनकी हकीकतें भी शायद रोज़ाना बदलती हैं, शायद खान साहब का अपना मूड रोज़ाना बदलता है। नहीं बदल रही, वो कह रहे हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। ये तो मैं आपको बताऊँ, यही इस बात पर तो इत्तफाक है, क्योंकि गैर सियासी जमात है जिसने कभी भी सियासी जमातों के साथ बात करने की सलाहियत का मुजाहरा नहीं किया। आप इनकी हुकूमत में होते हुए इनका रवैया देख लीजिए, आप हुकूमत के बाद देख लीजिए।
एक इनमें कभी भी किसी मौजू पे सियासी सोच रही नहीं है। मैं सिर्फ 2 आपको एग्जांपल्स देना चाहूँगा। एक आपको याद होगा जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म सही, बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुई थी तो उस टाइम पे भी आपको याद है कि सिर्फ इस वजह से आर्मी चीफ की ब्रीफिंग जो पार्लियामेंट को दी गई थी उसमें वो नहीं आए थे, क्योंकि वो ऑपोजिशन के साथ एक कमरे में उनकी ना उनको इजाज़त नहीं दे रही थी बैठने की, हालांकि इतना बड़ा नेशनल इशू था। सो ही कुड नॉट लुक बियॉन्ड हिज ईगो। सेकेंडली आपको मैं बताना चाहूँगा जब 16 माह की हुकूमत थी तो फाइनली उस पोलराइजेशन के माहौल में भी दोनों जमातों की टीमें आपस में इलेक्शंस की डेट के हवाले से एक मौका आया था जहाँ पे एक रास्ता बन रहा था 6 मई को लास्ट ईयर, और वो भी इमरान खान साहब ने उस टाइम पे हाथ उन्होंने खींचा। तो आप देख लीजिए पिछले 6-7 सालों में कभी भी अगर ऐसे मौके आए हैं, कहीं लेजिस्लेशन की भी एक दफा बात हुई, जब असद कैसर साहब स्पीकर थे स्पीकर हाउस में, इमरान खान साहब और सियासी जमातें ऐसे करती हैं। ये सबक जो है ना पक्का करके आए हैं, ये 2 दिन से यही बात कर रहे हैं। मैं मुस्तफा को इसमें शामिल कर लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मुस्तफा, अब ये एक ऐसी इन्वायरमेंट है जिसमें कि सियासी पॉलिटिकल डेडलॉक है, क्या आपको लगता है ये जमहूरियत के लिए दुरुस्त बात है कि सियासी जमातें जो है वो आपस में बात ना करें, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखें, भले वो हुकूमत हो भले वो अपोजिशन हो? असमा बहन, जमहूरियत तो इस मुल्क में है नहीं, हाइब्रिड निज़ाम की कंटिन्यूएशन है। दरवाज़ा इमरान खान साहब ने खोला और आज उसको बैठने की जो मुकम्मल जगह है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फराहम कर दी। तो हम पहले तो अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जमहूरियत है। जहाँ तक सारी सियासी जमातों का ताल्लुक है, वो आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुक्म नहीं आया, वो अपनी इंडिपेंडेंस ये जमातें खो बैठी। आज इस मुल्क में और खुसूसन अपोजिशन की भी जमातें इसमें शामिल हैं, बहुत कम ऐसी कोई जमात होगी जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत नहीं कर रही। हुकूमती जमातें हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, वो उनके साथ हम वक्त इंगेज्ड है। मौजूदा वज़ीर आज़म तो बड़े बरमला इस चीज़ का इजहार करते हैं और फ़ख्र से करते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, आंख का तारा हूँ उनकी। और इसी तरह पीपल्स पार्टी की भी जो सियासत थी वो काफ़ी पीछे चली गई। तहरीक इंसाफ हमेशा उनकी मदद की ख्वाह रही है, और अभी झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि हमने सियासतदानों से बात नहीं करनी, हमने आप ही से बात करनी है ताकि आप हमें दोबारा इक़्तिदार में। और वो कह रहे हैं कि हमने आपसे बात नहीं करनी, और एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है हमने आपसे बात नहीं करनी। फिलहाल देखिए ना, ये 2018 में नेशनल इंटरेस्ट में था कि इमरान खान साहब को हुकूमत में लेके आया जाए, 2024 में था कि नेशनल इंटरेस्ट में था कि उन्हें ना लेके आने दिया जाए। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं हमारे। अब अगला उनका मूड स्विंग 3-4 साल बाद आ गया, 2 साल बाद आ गया, तो हमारी उसके ऊपर क्या दस्तरस है? वो मूड स्विंग अगर किसी तरीके इंसाफ के हक में आ गया तो फिर ये सब उनकी माला जप रहे होंगे और ये मुश्किल हालात में बैठे होंगे, फिर वोट को इज्जत दो होगा। फिर गुजारिश ये है कि हमें बतौर सियासतदान, आज देखिए मुल्क के अंदर जो असमा बहन हालात हैं, उनके अंदर अवाम ने 8 तारीख को कहा नो मोर, तमाम मुश्किलात के बावजूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि नो मोर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया, उन्होंने कहा कि सब हाई कोर्ट से जवाब मंगाए कि वो इस मामले पर क्या कहती हैं। सिंध हाई कोर्ट हो गई, पंजाब हाई कोर्ट होगी, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट होगी, उन सब ने कहा कि हमारे कामों में मुदाखलत हो रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने तो खतरनाक तरीन बात कर दी कि हमने जब सियासी मुकदमात के अंदर जिस तरह कहा जा रहा था उस तरह हमने फैसले नहीं किए, तो हमें पड़ोस के मुल्क अफगानिस्तान से धमकियां आनी शुरू हो गई नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से। ये बड़ी शदीद डिस्टर्ब करने वाली बात है। रियासतें इस तरह नहीं चला करती। जहां पर जुडिशरी बात कर रही है फायरवॉल की, वहां पर सियासतदानों को भी फायरवॉल बनानी पड़ेगी। लेकिन कौन बनाएगा जब सियासतदान कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी, आपके साथ एक उसके अंदर जो मुझे जो सबसे बड़ी रुकावट नजर आती है वो रुकावट तहरीक इंसाफ की जानिब से नजर आती है। तहरीक इंसाफ, ये बात बिलाल भाई की ठीक है, हम सब इस चीज के गवाह हैं कि वो किसी भी मौके पर किसी भी दूसरी पॉलिटिकल फोर्स के साथ और खुसूसन बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज करने के लिए तैयार ही नहीं। अब बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। अब मेहरबानो ये जवाब आपने ज़रूर देना है और ज़ाहिर आप रिस्पॉन्ड करना चाही थी बिलाल साहब को भी, तो क्यों नहीं आप लोग सियासी लोगों से बात करते? देखिए, हम सियासी लोगों से तो बात कर रहे हैं। जो बाकी जमातें हमारे साथ इस वक्त हमारे जो आईने तहफ़्फ़ुज़ तहरीक है वो सियासी जमातें ही हैं ना, कि वो हम कहीं और से पकड़ के लाए हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है। तहफ़्फ़ुज़ की बात आप एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं? नहीं, हमारी मूवमेंट जो है, और हम देखिए आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो हमें हर किसी से बात करनी होगी। आपने ये तो तय कर लिया ना, आपने मुस्तफ़ा की गुफ्तगू सुनी, पावर ताकत का जो महवर है इस मुल्क में या सरचश्मा है वो आवाम नहीं है,
आपने तो ये 8 फरवरी को साबित कर दिया कि अवाम ताकत का सर चश्मा है ही नहीं इस मुल्क में। ये जमहूरियत भी नहीं है, क्योंकि जमहूरियत तब होती है जब अवाम वोट डाले और वो वोट गिना जाए। आपने पूरे जमहूरी अमल को और इलेक्शंस को बेमायने कर दिया, लोगों के वोट को मुस्तरद करके। आपने चुनतखब किया लोगों को, अपनी मर्जी के लोगों को 17 सीटों के ऊपर हुकूमत में बिठा दिया। ठीक है, ये तो तय हो गया। तो जब ताकत का सर चश्मा इस्टेब्लिशमेंट है और आप चाह रहे हैं कि मुल्क में एक पावर डायनामिक शिफ्ट हो, रीसेट हो, आइन के ताबे हो, आइन जैसे आइन में लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर, पैराडाइम शिफ्ट वो कर सकती है, क्योंकि पावर इज जीरो सम। तो वो यही तो कहते हैं कि जो 2018 में हमने पैराडाइम शिफ्ट किया, नहीं वो पैराडाइम शिफ्ट भी हम ही ले जा सकते। देखिए नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप, अब हम डील नहीं चाह रहे ना, हम ये नहीं कह रहे हमारे केसेस खत्म कर दें। ओके, अच्छा, हम तो कह रहे हैं थोड़ा इंसाफ करें, अदालतों को आज़ाद करें, अदालत आज़ाद फैसले करे कानून के मुताबिक। अदालत के ऊपर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप भी और PMLN भी अब अदालत पे, वो पिछली अदालत की बात करते हैं, आप आज की अदालत की बात करते हैं। और ये अदालत की जब बात करते हैं तो उसमें ये भी याद रखना चाहिए 97 में अब सुप्रीम कोर्ट पे धावा इन्होंने बोला, पिछले 2 साल जो फैसला इनको पसंद नहीं आया उन जजेस की इन्होंने तजलील की, जलसों में इन तस्वीरों के साथ आज भी करते हैं। आज भी इनको कोई फैसला पसंद ना आए तो उस जज की किरदार कुशी शुरू हो जाती है। आज भी जो है वो काजी फायजीसा के खिलाफ आज इस वक्त मुहिम चल रही है। काजी फायजीसा इस वक्त मुहिम चल रही है। आप बाबर सत्तार साहब के साथ जो हो रहा है, भी गलत और वो जो अकाउंट कर रहे हैं वो किस जमात से मुंसलिक है? सारे जजों को, पॉलिटिकल लोगों को, देखिए हमारी जमात ने हमेशा, आप यही अदालतें हैं, हमारे खिलाफ फैसले आए, हमारा निशान मगर ये इंतजामिया की कमजोरी है। कैनी साहब ये माने आपके, ये इंतजामिया की कमजोरी है। देखिए, आप अगर मुदाखलत के उनके मामलात को नहीं देखेंगे तो ये मामलात आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर एतराज़ात उठेंगे। जो बात वो कर रही हैं, जो बात ये कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वो बात ज़ुबान ज़द आम है कि इंतजामिया कमज़ोर है। जी देखिए आसमा साहिबा, सबसे पहले तो आपने जो बात की अभी, अब PTI का रवैया हुकूमत का आप याद करें कि जब काजी फायजीसा साहब के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम चली ग्राउंड अप जमात की, जिसके अंदर इनकी सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी शामिल थी, जिसमें इमरान खान का फैसला करदा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आज ये आरिफ अलवी के थ्रू काजी फायजीसा साहब के ख़िलाफ़ चलाया गया। शहजाद अकबर, फ़रोग नसीम रोज़ाना आके उनके बेहाफ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उनको और उनकी फैमिली को मुकम्मल तरीके से विक्टिमाइज़ किया गया। फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मामला, ये 2 मामलात आज भी उन 6 जजेस के ख़त का मरकज़ हैं, उसमें उन्होंने उसका हवाला दिया हुआ है। इसके कंपैरिजन में अब आप ये देख लीजिए कि उन 6 जजेस के ख़त के ऊपर हमारी हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स रहा है, इसका कंपैरिजन ज़रूर करिएगा। क्योंकि वो 6 जजेस का ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गया, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग बैठी और उसके नतीजे में जब जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एग्जीक्यूटिव से बात करनी है, तो प्राइम मिनिस्टर फ़ौरन गए भी, सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ करदा इंक्वायरी कमीशन भी बनाई और उस शख्स को अपॉइंट किया जो जुडिशरी चाहती थी। जब वो सो मोटो पे गए तो तब भी हमारे अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे पेश होकर कहा कि हुकूमत की तरफ से जो मुआवनत दरकार है, इस संजीदा मसले को आगे ले जाने के लिए हुकूमत अवेलेबल है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में बिलीव करती है। अभी तक 2 हियरिंग्स हुई हैं मेरे ख्याल से जी, दोनों में इसमें हुकूमत वहाँ पे मौजूद रही है। हम इस मामले की संजीदगी को बिल्कुल हम नज़रअंदाज नहीं करते। बाबर सत्तार साहब की ने बात की, किसी भी जज के खिलाफ किसी किस्म की सोशल मीडिया ट्रोलिंग, उनका डेटा लीक होना, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जब आपकी PDM की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त इन तमाम जजों ने बताया था कि हमारे घरों के अंदर ये सब मामलात हो रहे हैं, उस वक्त PDM की गवर्नमेंट ने क्यों इसके ऊपर इसको इग्नोर किया? हो सकता है कि वो पिछली हुकूमत के लगाए गए कैमरे हों, लेकिन आपको उस वक्त इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जी मेरा ख्याल है जी उस टाइम पे एज आई अंडरस्टैंड इस मामले का तो कॉन्टेक्स्ट यही था कि शायद उनने अपने चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्हें अप्रोच किया था, ठीक, और फिर वो मामला जब वो वहाँ से शायद नहीं उनसे मुतमईन हुए तो उन्होंने फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। अभी तक उन जजेस ने अपने ही इदारे को, लेकिन अच्छी बात है तहारत का अमल हो रहा है और ये होना चाहिए। लेकिन मुस्तफ़ा, अभी जो लोधी साहब की आपने स्टोरी देखी होगी, जनरल रिटायर्ड लोधी जो कि एक मीडिएशन करवा रहे हैं, उन्होंने जो तजावीज़ पेश की हैं वो भी आपकी नज़र से गुजरी होंगी कि 2 साल तक हुकूमत को छेड़ा नहीं जाएगा और ज़ुबान जो महाजराई नहीं की जाएगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। आपको लगता है कि ये जो तजावीज़ है ये काबिल अमल हैं और तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे वो बात कर रहे हैं और उनको कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिल रहा, या तजावीज़ कितनी काबिल अमल है? देखिए, मुझे नहीं इल्म के लोधी साहब के पास मैंडेट है या नहीं है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ इस वक्त इंटरनल क्राइसिस का भी शिकार है। एक दिन पता चलता है कि चेयरमैन PAC के लिए एक साहब को नॉमिनेट किया, अगले दिन पता चलता है दूसरे साहब हो गए, फिर घूम के वहाँ पर
तो वो एक डायरेक्शन नहीं है, फैक्शनलिज्म है। इमरान खान साहब क्योंकि जेल में है, राब्ता उनका उस तरह है नहीं, पार्टी मुख्तलिफ ग्रोहों में बटी हुई है, मुझे नहीं पता कि उनके पास कितना मैंडेट है। और यकीनन इस वक्त रिटायर्ड अफसरान में क्योंकि तहरीक इंसाफ वैसे ही बड़ी मकबूल है, तो हो सकता है 15-20 और जर्नैल भी उतरे हों बीच में मैदान में, अपना काम वो भी कर रहे हों, तो क्या कह सकते हैं हम। बाहर तो और मैं सिर्फ बड़ा क्विकली एक कमेंट करना चाहूँगा। बिलाल भाई ने बात की कि जी हुकूमत इस मामले के अंदर तमाम जजेस के मामलात में मावनत फराम करेगी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा। माजरत के साथ हुकूमत ने तो इसके ऊपर मट्टी डालने की कोशिश की। एक कमीशन, 1 मेंबर कमीशन बनाया। ये तो अल्लाह खुदा खुश रखे जिलानी साहब को कि जिन्होंने कह दिया कि मैं इस मामले में नहीं पड़ता। इनकी तरफ से तो मुकम्मल कोशिश थी कि ये मामला दब जाए। बात हुई इन्वेस्टिगेट करने की, उन्होंने भी इनकार, जो कल काजी फायजीसा साहब ने कहा, उन्होंने भी इनकार उस प्रेशर के ऊपर किया जो सोशल मीडिया के जरिए से उन पर डाला गया। सिर्फ सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं था, उनके साहबजादे एक पिटिशन जो वकला ने तैयार की थी वो उसका हिस्सा भी थे। और ये लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर ये काफ़ी बात फैल चुकी है कि इस वक्त वकला को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो जज साहिबान के साथ हो रहा है इसकी मजीद इजाज़त नहीं दे सकते, और ना ही ये निज़ाम इंसाफ के लिए अच्छा है। ठीक बात। जहाँ तक इन्वेस्टिगेट, आपने वो कैमराज वाली बात बिलाल भाई से पूछी, कौन सा इख्तियार, कौन सी सिविलियन हुकूमत के पास है इन्वेस्टिगेट करने का। ठीक। सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, मैंने और इनके कॉलीग, हमारे कॉलीग दोस्त डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हमने हॉल के अंदर से जाकर कैमरे पकड़ लिए। हाउ इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हाउस की सैंक्टिटी, हाउस की सैंक्टिटी वायलेट हुई। और उसके वायलेट होने के बाद उसके ऊपर फिर एक कमेटी बनी, उस कमेटी कभी कोई इजलास ही नहीं हुआ। तो चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, अब मैं ब्रेक ही ले सकती हूँ इसके ऊपर। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इमरान खान साहब पे, उनकी अहलिया पे आज कुछ नए मुकदमात हुए हैं। इस दौरान जबकि ये मुज़ाकरात की बात हो रही है, ये नए मुकदमात हैं, इसका मतलब क्या है, तोशाखाना से ही मुतालिक है ये नए मुकदमात, इस पर बात करेंगे। और सितंबर अक्टूबर तक रिहाई पीटीआई चेयरमैन को क्यों नज़र नहीं आ रही इमरान खान साहब को अपनी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये सारी मुज़ाकरात की बात हो रही है, वन साइडेड है अभी तक। यानी कमेटी बनाई है तहरीक इंसाफ ने, बातचीत करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ। हुकूमत इस मामले में कहीं अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन इस दौरान आज कुछ नए मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए हैं, ये जानते हुए और ये कारकर्दगी दिखाते हुए कि तोशाखाना के मामले के ऊपर जो पिछले उनके मुकदमात हैं उस पर प्रोसिक्यूशन ने खुद कहा कि आप सज़ाओं को मुअत्तल करें एक मुकदमे के अंदर नैब ने कहा। तो अब नए जो मुकदमात हैं इनका क्या मकसद है इसके, और क्या उनकी अब रिहाई का इम्कान था जो ये नए मुकदमात हैं? मेहरबानो इस पर क्या, क्योंकि कल साइफर की बड़ी अहम हेयरिंग है, तो आप लगता है कल आपको कुछ सुनवाई हो जाएगी शाह महमूद साहब की भी और उनकी भी? प्रोसिक्यूशन एक मुर्दा लाश को घसीट रही है, कितनी देर तक घसीट सकते हैं ये सवाल है, क्योंकि आखिरकार फैसला आना है। अब तक जितना हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हाई कोर्ट में जितनी भी बहस गुफ्तगू हुई है, प्रोसिक्यूशन के पास, रियासत के पास कोई केस नहीं है। इस केस में ना कोई दम है ना जान है। तो इंशाल्लाह हमें तो बड़ी उम्मीद है कि जब भी ये इख्तिताम पजीर होगा, जब इनको लगेगा कि अब ये इस मुर्दा लाश को मजीद नहीं घसीट सकते, दफनाने का वक्त आ गया है, तो दोनों बाइज़्ज़त बरी होंगे इस केस पे। अच्छा, एक मुझे बता दें इसमें कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत है वो हो सकती है कल, उनके इम्कानात हैं, क्योंकि उनके ऊपर और केसेस, ज़मानत तो नहीं होगी, अब तो बरी होंगे ना। हाँ, तो और केसेस हैं उनके ऊपर? अगर नहीं जी, 9 मई के तो 50 से ज़ायद केसेस हैं, सब में बेल हासिल है उन्हें। तो और उसके अलावा कोई केस उनके हक में फैसला आता है या अगले हफ्ते में आता है तो वो बाहर, तो फिर वो रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके इम्कानात हैं। बिल्कुल जी। और भी जो
हाँ, सबके साथ इंसाफ हो। शाह साहब को भी रिहाई मिले, बड़ा अरसा अंदर रहे और जो तज़ीक अमेज़ रवैया और जो आपकी फैमिली को सारी को बर्दाश्त करना पड़ा, जिससे गुजरना पड़ा, किसी भी सियासी कारकुन किसी भी जमात से ताल्लुक नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी इमरान खान साहब के ऊपर 2 केसेस आज नहीं, और दिलचस्प बात ये है कि वो उसी नौयत के उसी नुक्ते पे 2 और केसेस बनाए जा रहे हैं ना। इस लाइक एक अगर तो एक तो कत्ल हुआ नहीं, आप कहते हैं कत्ल हुआ, और उसी कत्ल पे आपने अब 6 मुकदमे बना दिए। एक ख़त्म होता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं बट वही कत्ल है, कोई नई शवाहिद भी नहीं है, कोई नई बात नहीं है, मगर नया केस। ये सारी बातें हैं जिसका हमें देखना होगा ना। जो आपका अदल का निज़ाम है, इसको किस तरह आपने मफलूज कर दिया है इन अ वे, आप क्योंकि सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं है। अगर आप इस मुल्क में करेक्शन की क्यों ज़रूरत है, अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देख लें। ये लोग बात करते हैं कि आइए पार्लियामान में इस्लाहात करें, हम और लेजिस्लेशन करें। लेजिस्लेशन दरकार ही नहीं है, लेजिस्लेशन पे अमल दरकार है इस मुल्क में। आपके सामने इलेक्शन एक्ट 2017 है, ठीक, उसके मुताबिक क्या इलेक्शन हुए, उसके मुताबिक क्या फॉर्म 45 फॉर्म 47 अपलोड हुए, उसके मुताबिक आरओज़ का अमल पेश आया नहीं आया ना। और क्या कर लिया आपने, ईसीपी के कान पे जूं नहीं देंगी क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मेजर्स नहीं है सजा के। ये अच्छा, मैं इससे पहले कि आपके पास आऊँ मुस्तफ़ा, आपको लगता है कि यही वजह है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक उनको उनकी रिहाई नज़र नहीं आ रही, और यही वजह है कि वो बातचीत करना चाहते हैं मुक़्तदरा के साथ, ना कि सियासतदानों के साथ? नहीं अस्मा बहन, बात कर ले मुक़्तदरा से, अभी तो यकतरफा मोहब्बत का इजहार तो हो रहा है, लेकिन अगर चले बफर्ज महाल वो राजी हो भी जाते हैं, इनके मामला ठीक हो भी जाते हैं, क्या ये मुल्क के मसाइल का हल है? हम पिछले काफ़ी अरसे से, कई दहाइयों से ये मुल्क एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर उभर के सामने आया है। दुनिया में इस वक्त सिक्योरिटी स्टेट इस तरह नहीं चल सकते। ये 25 करोड़ का मुल्क है, इसकी गवर्नेंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। यहाँ के लोगों के जो इश्यूज हैं, आज हमारी नाअहली की वजह से, इसी चीज को तय ना कर पाने की वजह से कि मुल्क चलाना किसका काम है, आज लोग सफर कर रहे हैं, सारा निजाम सफर कर रहा है। बिल्कुल, जब तक हम ये बुनियादी और इसकी इब्तिदा 2018 से हुई। नहीं जी, बल्कि उससे पहले से 2018 में नहीं। ये जो हाइब्रिड और हाइब्रिड प्रेस की बात है, इसकी मैं कह रही हूँ, जाहिर है कि हाइब्रिड का दरवाजा तो जाहिर बात है खुला था 2018 में अभी खुला वो था, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, वो तो दहाइयों से चली आ रही है। वो तो इस डिक्टेटरशिप्स उन्होंने लगा कर देख ली इस मुल्क के अंदर। आपने हाइब्रिड निजाम आपने ला कर देख लिया, आपको मसाइल हल तो नहीं हुए। तो मसाइल हल करने का जो सिर्फ एक तरीका है, हमें कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं। अपनी नेबरहुड में देख लें, इंडिया कैसे चल रहा है, बांग्लादेश कैसे चल रहा है, दुनिया के मुमालिक तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान खित्ते में पीछे रह गया इस वजह से कि हम ये तय ही नहीं कर पा रहे। इस तरह तो किराने की दुकान नहीं चलती जिस तरह हम ये 25 करोड़ का मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल बाद ये 30 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। तो लोगों को सेहत के मसाइल हैं, उनके तालीम के मसाइल हैं, लोग जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, घर का किचन नहीं चला पा रहे, बिल नहीं दे पा रहे। लेकिन यहाँ तो गारंटीज की बात हो रही है ना, कि गारंटी क्या है, और देखे ना, बातचीत हो या मुज़ाकरात हो, जो भी हो, गारंटी उनकी कौन लेगा, उनकी कौन लेगा? इक़्तिदार के अंदर से आपने हिस्सा लेना है, उनसे एक महदूद हिस्सा लेना है, उस महदूद हिस्से के लिए बात करनी है। That's not correct। अच्छा, हम ये बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये हमने बात करनी होती है, हम पहले कर लेते। देखिए उनके लिए कितनी मुश्किल, एस्टैब्लिशमेंट के लिए कितना मुश्किल मकाम था कि आप रिहाई की बात कर रहे हैं, विच इज अनदर एनआरओ। आप कह रहे रिहाई कर दे हमारे लीडर की, वो हम तो नहीं कह रहे, हम तो ये नहीं कह रहे। ये जो तजावीज़ है इसमें ये भी है, और रिहाई कानून के मुताबिक हम कह रहे हैं। आपके सामने ये जितने भी केसेस बने हैं और चले हैं, बंद अदालतों में चले हैं। इस पे इंसाफ का तकाजा दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। आप अगर इंसाफ करें, हम ये नहीं कह रहे कि आप आइन से हटके या कानून से हटके आप ये केसेस ऑटोमेटिकली खत्म कर दें और गायब हो जाएं। मिफ्ता इस्माइल साहब का आज आपने क्लिप देखा होगा ना, आपने देखा मिफ्ता इस्माइल थोड़ा सा, बट फूट फूट के रो रहे हैं जी, और वो ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी मेरे ख्याल में बाय द वे उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। जो एलएनजी वाला केस है, हुई, आप शायद अब्बासी साहब को देखें, और जिस तरह आप आसिफ जरदारी के केसेस देखें, आप नवाज शरीफ के केसेस देखें, एक सेकंड, जिस तरह ये अब्बासी के देखें, जिस तरह ये केस खत्म हुआ, राना सनाउल्लाह जी, जिस तरह यही दिस इज द प्रॉब्लम। इट्स अ मच लार्जर प्रॉब्लम। ये हर किसी के साथ हो रहा है।
تو کون کر رہا ہے، یہ ساری بات ہے. آپ اگر انسٹیٹیوشنز اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں گی تو یہ سب رکے گا. اور سیاستدان گندا بنتے ہیں. ہم NRO کوئی بھی نہیں چاہ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ انصاف کریں. جہاں تک آپ کچھ کہہ رہے تھے جہاں تک یہ بات دیکھیں نا، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. پہلے آپ یہ بات کہتے تھے، اب آپ کا بیانیہ بالکل بدل گیا. میں اسی پہ آ رہی ہوں. تو پھر اب کیسے یہ معاملات کیسے آگے چلیں گے بتائیں؟ دیکھیے بیانیہ تو ہمارا نہیں بدلا جی، بالکل ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو ہوا اس کے فرنٹ مین ہی صحیح مگر عمران خان صاحب بڑی فخر سے اس چیز کو انجوائے کرتے تھے ایز پرائم منسٹر. مطلب کہ تھے وہ پرائم منسٹر مگر ان کا شوق جو وہ پورا کر رہے تھے وہ ایک نائب چیئرمین کا اور تھانے کے SHO کا تھا. امریکہ میں جا کے نواز شریف کے سیل سے AC اتارنے کے دعوے انہوں نے کیے. آج یہ دو نئے جو مقدمات ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر شہریار آفریدی نے آ کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے پتہ نہیں کیا کیا دعوے کیے تھے. تو اس لیے وہ باتیں دیکھیے. اور 2018 میں انہوں نے اپنے ٹکٹ بھی خود نہیں بانٹے. الیکشن تو دور کی بات ہے. بعد میں انہوں نے بات کی کہ وہ اس لیے بات نہیں کرنا چاہ رہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ ان کو کوئی اقتدار چاہیے. تو بات یہ ہے کہ 2022 میں جن باجوہ صاحب کے اوپر وہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی، انہی باجوہ صاحب کے ساتھ پھر عارف علوی صاحب کی بروکرڈ میٹنگ میں بیٹھے اور انہی باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر پنجاب اور KP کی حکومتیں گرائیں. باجوہ صاحب کی کہنے میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی تھی، ٹی وی پہ کہا تھا. یہ باتیں کوئی یہ ڈھکی، یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے، یہ کوئی اوپن سیکرٹ نہیں ہے. عمران خان نے خود کہا تھا ٹی وی پہ کہ میں نے پھر سے ان پہ اعتماد کیا، میں نے بے وقوفی کی، میں نے غلطی کی. اس ٹائم پہ بھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے پھر سے کی تھی. تو انہوں نے کوششیں پوری کی ہیں. آج بھی یہ انہی بیساکھیوں کی تلاش میں ہیں. ایک چیز صرف میں کہہ دوں، بلال از ڈن. ہمیں کہنے ہیں ہم ٹکٹیں خود نہیں بانٹ سکے، تو وزیر داخلہ انہوں نے خود لگایا اپنا. سینٹ میں لوگوں کو خود منتخب کیا اپنی مرضی سے اپنے کہنے پہ. اور جہاں تک یہ کیسز کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب کے، تو مجھے صرف ایک سوال ہے، رسیدیں کدھر ہیں؟ رسیدیں تو دکھا دیں. آج تک وہ انہوں نے کیس چلا نہیں پورا. انہوں نے اقامہ پہ ان کو جو غلط تھا اقامہ پہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. مگر اگر آپ یہ مان رہی ہے کہ غلط تھا ان کو اقامہ پہ، اب آپ مان رہی ہے تب آپ کی گورنمنٹ آپ کی پارٹی نہیں مانتی؟ پرسنلی ہم تب بھی روتے تھے کہ اقامہ پہ کر دیا. اتنا بڑا کیس ہے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی رسیدیں آج تک نہیں دے پائے، نہ ہی کبھی دے پائیں گے. اگر وہ کیس چلے، اس کا فیصلہ جو ہوا تھا نا کورٹ سے، وہ خان صاحب کے دور پہ، وہ آپ ہی بتا سکتے ہیں. مگر سیاستدانوں پہ بہت غلط مقدمات بنے ہیں. یہ تو آپ تسلیم کریں. بالکل بنتے ہیں، بالکل بنتے ہیں. مگر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس اقامہ کا فیصلہ تو آپ کو یاد ہے آغاز تھا، جس کے بعد پھر ٹرائل کورٹ میں معاملہ گیا تھا. پھر 100 سے زائد پیشیاں ہوئی تھیں. 5-6 دن ہفتے میں پیشیاں چلتی تھیں. نواز شریف صاحب پھر آپ کو یاد ہوگا جب کنوکٹ ہوئے، غلط کنوکٹ ہوئے، ٹائم لائن دی گئی کہ الیکشن سے پہلے ان کو کنوکٹ کرنا ہے. پھر بھی وہ ان کا خیال تھا. میں تو بس فیکٹ کریکشن کر رہا ہوں. میں تو ایک بات کر رہا ہوں. My facts might be wrong. آپ مجھے صرف یہ جواب دے دیں. مگر اچھا میں ایک اور سوال پوچھ رہی ہوں. ابھی تک کیونکہ پارٹی وجود میں نہیں آئی. کیوں چھوڑ دیں خان صاحب کا؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. بات کرتا ہوں مہربانو صاحبہ جو بات کر رہی ہیں. دیکھیے گزارش ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. عمران خان از دا سیم عمران خان جو 2017-18 میں تھے. اگر کسی کا خیال ہے وہ شخص بدل گیا ہے تو میں آپ کو ایک اور ریسنٹ مثال دیتا ہوں. آپ کی جماعت کہاں بدلی؟ IMF کو چٹھیاں لکھی عمران خان نے IMF کے ساتھ پروگرام ریوائول کو سبٹاج کرنے کے لیے فیڈریشن کو لکھی 2022 میں. آج پھر آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشنز کے بعد پھر سے انہوں نے IMF کو چٹھی لکھی. It is the same attitude. He is willing to go to any length for his own petty political gains. اب چونکہ وہی بیساکھیوں کی تلاش ہے، وہی غیر سیاسی غیر جمہوری رویہ ہے، وہی آٹوکریٹک رویہ ہے. اور یہ اسی طرح یہ کام کریں گے آگے جاری بھی رکھیں گے. امید کی جانی چاہیے نا کہ آپ کا وہ رویہ اب نہیں ہوگا بطور حکومت. لیکن آج بھی شہباز شریف صاحب نے مصطفیٰ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب معاملہ جو ہے یہ بات گھوم پھر کے عدالتوں پہ آ رہی ہے. وہی مانیٹرنگ جج جو کہ کل قاضی صاحب بھی بات کر رہے تھے، لگائے گئے، مداخلت ہوئی، ایک وزیر اعظم کو نکالا گیا، مداخلت ہوئی. باقی بھی جو کچھ ہوا مداخلتیں عدلیہ کے ذریعے سے ہوتی رہی. اس کا آپ کیا کریں گے مجھے بتائیے. حسن بین، یہ جو لفظ ہم اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ بغیر عدلیہ کے مکمل ہی نہیں ہوتی. ہمیشہ اس ملک میں نیکسس رہا ہے. یہاں ہمیشہ عدلیہ نے کیا کیا کارنامے نہیں سر انجام دیے. الیکٹڈ بھٹو صاحب کا کیس آپ کے سامنے، ایک سیاستدان کو پھانسی چڑھا دیا، باقیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا آج تک جو ہوتا چلا آ رہا ہے، عدلیہ شامل تھی. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو 6 جج صاحبان نے جو قدم اٹھایا ہے، جس کے اندر انہوں نے اس خط کے اندر ان واقعات کا ذکر کیا ہے، ان آفیسز کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ذریعے ان کے اوپر پریشر ڈالا جاتا رہا،
تو ایک چیز کی ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک ابتدا ہونے جا رہی ہے کہ جس میں اگر عدلیہ اس معاملے کے اوپر کھڑی ہو جائے اپنے گرد، جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ فائر وال ایک بنا لیتی ہے، تو اس کا فائدہ تو پھر ہم سب کو ہے، پورے کسی ایک جماعت کو نہیں ہے، پورے نظام کو ہے۔ ابھی بھی دیکھیں اس پروگرام میں بھی ان نے کہا، تم نے کہا، میں نے کہا، تم نے کہا، یہ اب ملک کو اس گفتگو سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس کو باہر نکالنے کے لیے اس گفتگو سے جب آپ کو اعتماد ہوگا کہ جس کے پاس ہم انصاف لینے جا رہے ہیں وہ کسی کے پریشر میں آ کے فیصلے نہیں دے رہا، تو معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اسی ملک میں آپ دیکھیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ میری عدالت میں انٹرفیئر کرے، عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ وہ میری عدالت میں انٹرفیئرنس اس کی ہو کسی کی، تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر اچھے فیصلے بھی ہوتے رہے۔ دیکھیں اچھے لوگ ایسے ہیں ہمارے نظام کے اندر، اب بہت کم جماعتوں کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں، تحریک انصاف کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں، لیکن اب وہ سیاست کا جو چہرہ ہے وہ اتنا مسخ ہو چکا ہے کہ ان کی قیادتوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ اگر ہم نے اقتدار میں آنا ہے تو پھر ہمیں یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لوں، بریک کے بعد نیا الائنس بن رہا ہے، تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ جب بھی مولانا سے بات ہونے لگتی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب یا کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، کیا مولانا جی ڈی اے سے بات کریں، کچھ اور سیاسی جماعتوں سے بھی بات کریں، کیا ایک نیا الائنس بننے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے بغیر؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہر، اب یہ جو بات ہے، یہ سوال کہ جب بھی الائنس آپ کا مضبوط ہونے لگتا ہے، مولانا فضل الرحمان نے پرسوں ایک زبردست تقریر کی، اور ساتھ ہی علی امین گنڈا پور صاحب کا آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اب مولانا جو ہے وہ جی ڈی اے سے بات کر رہے ہیں، دیگر پارٹیوں سے، اور کل میری اطلاع ہے کہ اختر مینگل صاحب سے بھی ان کی 1-on-1 بڑی زبردست میٹنگ رہی ہے، وہ الگ پارٹی بنا لیں گے، الگ الائنس بنا لیں گے، آپ تنہا رہ جائیں؟ نہیں، آئی تھنک ہم سب ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ علی امین صاحب نے جو الفاظ ادا کیے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ دیکھیے، اتنی تلخی، اتنی کرواہٹ نہیں ہونی چاہیے زبان میں، اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، میں اس کی حامی نہیں ہوں، ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ دونوں ایک ہی حلقے سے ہیں، تو وہ ان کی ایک جو حلقے کی سیاست ہے شاید وہ نظر آ گئی، مگر جب بالکل مولانا صاحب نے ایک بہت ہی اچھا بیان دیا، جمہوری سوچ کی عکاسی کی، میں بڑی قدر کرتی ہوں ان کے بیان کی، اور صحیح کہا انہوں نے، اور ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعت اس موقف پہ آتی ہے، اس اصول پہ کھڑی ہوتی ہے کہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور جمہوریت کو بچانا ہے اور جو الیکشنز کا عمل ہے اس کو معنی دینا ہے، اچھا یہ سوال ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ پختونخوا کی جو ابھی کاش کہ ان کا کوئی نمائندہ ہوتا ہم ان سے بات کرتے، مگر میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں، ان کی ساری شکایات پی ٹی آئی کے خلاف ہے بالکل، اور پھر بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں، اور پھر بھی پی ٹی آئی ان کو ساتھ نہیں، اور میں اس بات کی بھی حامی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں بالکل ہمیں ایک انکوائری کمیشن بیٹھانی چاہیے ہے، اس کے اندر ہمارے اپنے لوگوں کو تحفظات ہیں اور مولانا صاحب کی جماعت کو ہیں، ہمیں دونوں کو ایک ہی جتنی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ اس معاملے پہ آپ کی شاہ محمود صاحب سے بات ہوئی ہے؟ جی، ہماری تو بات ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے یہ جو بات کر رہے تھے کہ جماعت کے اندر لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے، اب آپ یقین مانیں میرے والد سے کوئی جماعت سے مل ہی نہیں سکتا، صرف ہم خاندان ان سے ملے، خان صاحب اور میرے والد دونوں ایک دوسرے سے نہ گفتگو کر سکتے ہیں، نہ ان کے بیچ میں کوئی رابطہ ہے، حالانکہ وہ وائس چیئرمین ہے، وہ وائس چیئرمین ہے، خان صاحب نے کل ایک بیان بالکل بھی نہیں، تو آپ اب ایک جماعت کی آپ نے سینئر ترین لیڈرشپ جو ہے وہ ساری جیلوں میں ہے، ان کے بیچ میں کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے۔ اچھا میں اس پہ بات کرتی ہوں، ہم جب ملنے جاتے ہیں آسما، there's no privacy، اب تو شیشہ بھی لگ گیا ہے، آپ اونچا آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی کسی قسم کی پریویسی نہیں ہے، ایکسیس کنٹرولڈ ہے، جس کی خان صاحب کو 6 لوگ اگر ملنے جاتے ہیں، اگر ان کی مرضی ہو تو وہ 6 لوگ جاتے ہیں، وہیں تو جس کی مرضی نہ ہو اس کو جیل کے جو اتھارٹیز ہیں وہ نہیں اندر جانے دیتے، تو بہت کنٹرولڈ ہے۔ اچھا یہ تو خیر ظاہر ہے کہ وہ ایک ہے مسئلہ، لیکن مصطفیٰ یہ جو بات مولانا والی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی دشمن پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، یعنی وہ مولانا ان کے ساتھ ملنا چاہتے، تو کیا اب اپوزیشن میں بھی ایک آئسولیشن کا انوائرمنٹ ہے جو پی ٹی آئی نے کریٹ کر لی؟ اس وقت اپوزیشن یکجا نہیں ہے،
बिखरी हुई है। एक इत्तेहाद मेंगल साहब, अचकजई साहब और तहरीक इंसाफ इन्होंने मिलकर बनाया है। कुछ जलसे उन्होंने बलूचिस्तान में किए, लेकिन बलूचिस्तान से बाहर नहीं निकल पाए। बलूचिस्तान से बाहर निकल कर जलसे करने के लिए और स्ट्रीट पावर दिखाने के लिए उन्हें मौलाना साहब की ज़रूरत पड़ेगी। सियासी दानाई तो ये बात कहती है। स्ट्रीट पावर तो है उनके जी पास। हाँ, तो मौलाना साहब को ज़ाहिरी बात है उनके अपने गिले शिकवे भी हैं और बिलाशुबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वहाँ पर जिस तरह इलेक्शंस हुए उसके ऊपर भी उनकी कोई राय हो सकती है, एड्रेस करनी चाहिए उनकी राय को। और मैं तो ये समझता हूँ कि अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए और जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो कोई मीनिंगफुल अपोजिशन कर नहीं पाएंगे। अच्छा, उसमें एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप पॉलिटिकली सियासी मुबस्सर भी हैं, वो सिंध में एक्टिवेट हो रहे हैं, वो जीडीए के साथ बात कर रहे हैं, यानी उनको सिंध में उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं है कि वहाँ धांधली हुई है, वो सिंध में है, वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर रहे हैं। मौलाना को भी इत्तेहादियों की तलाश है, अब बलूचिस्तान में भी नहीं कर रहे हैं। उनको इत्तेहादियों की तलाश है। बलूचिस्तान में तो खैर जो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बना, इसमें तो मौलाना साहब की शमूलियत के ऊपर क्योंकि तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो ये आपस में बाहर तौर जो भी इनकी अपोजिशन में इस वक्त एक पेज पे नहीं है, इनको कुछ चीज़ों पर मुत्तफ़िक होना चाहिए। मुत्तफ़िक होकर जिस तरीके से ये हुकूमत थोपी गई है फॉर्म 47 के ज़रिए, उसके ख़िलाफ़ इन्हें जो एहतजाज करना है, अदालतों में जाना है, वो इनका हक है, आइन इनको वो हक देता है, तो वो करना तो इन्हें चाहिए। आपकी हुकूमत चुनतखब हुकूमत, मैंने ये 2 साल पहले ये लफ्ज़ लिखा था आपकी हुकूमत के खिलाफ, तो आज आपके लिए ये इस्तेमाल हो रहा है और बड़े पुरजोर तरीके से हो रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं, आपकी हुकूमत क्या कर सकती है इस क्रेडिबिलिटी को ख़त्म, यानी जो डिसक्रेडिट हो रही है आपकी गवर्नमेंट, उसके लिए आगे क्या कर सकते हैं? देखिए, हम 2 ही चीज़ें कर सकते हैं और दोनों कर रहे हैं जी। पहली ये है कि पार्लियामान वो फोरम है जहाँ पे डायलॉग और डिस्कशन हो सकती है, उसके लिए हमारी जमात एक सियासी जमात होते हुए हमेशा ओपन रहेगी। कोई इमरान खान के ना खौफ में ना उसके शौक में, बट जस्ट बिकॉज दिस इज़ व्हाट पॉलिटिकल मैच्योरिटी रिक्वायर्स। दूसरी बात यह है कि जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो जारी रहेगा। देखिए, IMF के साथ अभी आगे प्रोग्राम पे बात हो रही है, सऊदी अरेबिया के साथ इन्वेस्टमेंट्स पे काफ़ी तेज़ स्पीड से काम चल रहा है, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म से काम चल रहा है, ये सारे काम आगे चलते रहेंगे। पंजाब हुकूमत भी अपना काम करती रहेगी, वफाक भी करती रहेगी। ऑपोजिशन अगर एक संजीदा किरदार पार्लियामान के अंदर अदरवाइज मुल्की इश्यूज के ऊपर अदा करती है, जिसमें हुकूमत के ऊपर तनकीद और उसकी इस्लाह भी शामिल है। जो 2 साल वाली जनरल लोधी पेश कर रहे हैं कि 2 साल तक डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा आपकी गवर्नमेंट को। जी, ये मुझे मुझे नहीं पता जनरल लोधी साहब का क्या तज्जिया। मैंने आपको अपनी जमात की एक अप्रोच सामने रखी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इफ़ यू अलाउ, एक छोटा सा फैक्ट मैं पेश करना चाहूँगा, जो बात मुस्तफा भाई ने पहले की थी इंक्वायरी कमीशन के हवाले से कि शायद हमने कोई मिट्टी डालने की कोशिश की। देखिए, मैं आई जस्ट वांट टू मेक दिस कैटेगोरिकली क्लियर, इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ भी सुप्रीम कोर्ट से आई, जो ऑन द रिकॉर्ड है इन द सुप्रीम कोर्ट प्रेस रिलीज आई थिंक, एंड ऑल्सो इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। और इंक्वायरी कमीशन के लिए नाम भी 2 उन्होंने तजवीज़ किए, और जिलानी साहब से बाकायदा हुकूमत ने उनको नॉमिनेट करने से पहले, काबीना के अप्रूवल से पहले उनसे रब्ता भी किया, उनसे डिस्कशन भी हुई। उसके बाद भी अगर TORs पे उनके कोई एतराज़ात थे वो शेयर कर सकते थे। असल वजह आई थिंक उनके विड्रॉल की वही थी जो उनके खिलाफ एक विलिफिकेशन कैंपेन स्टार्ट हो गई थी। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस कि हुकूमत की उस टाइम पे कोई प्रेरोगेटिव नहीं था कि वो समझ रही थी कि इंक्वायरी कमीशन सिंगल पर्सन बनाए, ये बात जुडिशरी की तरफ से ही आई थी। अच्छा, मैं ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इससे मैं इस पर एक मुस्तफ़ा का कॉमेंट लेके फिर मैं आपके पास जाऊँगी। इस्टेब्लिशमेंट या ताकत का मरकज़ आपके ख्याल में बदल नहीं गया? क्योंकि अब सोशल मीडिया के ज़रिए से ताकत का मर्ज, वो सहाफ़ियों पे प्रेशर हो, वो जजों पे हो, वो जर्नैलों पे हो, आपको नहीं लगता कि ये प्रेशर अब ताकत का मरकज़ ये बन गया है और जो इसको डील कर लेगा वही फतह याब होगा? अस्मा बहन, जिन चीज़ों को हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, वो ये मुल्क अब नौजवानों का मुल्क है। 64% से कम आबादी आपके इस मुल्क की 30 साल से कम के लोगों की है। मैं प्रोपेगेंडा की बात मैं उस तरफ आ रहा हूँ। और फिर जो आपकी वोटर बेस है, इस वक्त तकरीबन 50% आपका जो वोटर है वो 35 साल से कम उम्र का है। अब दौरे हाजिर के जो तकाजे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान अर्बनाइज हो रहा है, आप लोगों की आवाज़ को दबा नहीं सकते। मॉडर्न टूल्स हैं। अगर आज आपने ट्विटर एक्स को बंद करके रखा हुआ है, तो आपका क्या ख्याल है कि लोगों तक मालूमात नहीं पहुंच रही? लेकिन उसके साथ साथ प्रोपेगेंडा नहीं, लेकिन उसमें एक और चीज उसकी ताकत भी तो है। अब देखें ना, मुझे आप ये बताइए कि जहां पर अगर कोई प्रोपेगेंडा होता है या उस प्रोपेगेंडे के नतीजे में कोई मनफी रद्द अमल आता है, जिस तरह अमेरिका में हुआ, अमेरिका में कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ ना, तो वहां पर निजाम इंसाफ हरकत में आया।
تو وہاں پر اس کو چیک کرنے کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہیں. اب ہم اس کو چیک نہ کر پائیں, ہم اس کو اس پروپیگنڈا کا سدباب نہ کر پائیں اور ہم کہیں کہ نہیں کہ یہ چیز ہی غلط ہے, اس کو بند کر دو, ملک کے لوگوں کو, نوجوانوں کو ان کو ایکسپریشن سے محروم کر دو, اس طرح نہیں چل پائے گا. اس ملک کے اندر اسٹوڈنٹ یونین بھی بحال ہونی چاہیے, دیکھیں, اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. مگر بالکل صحیح, یہ مطالبہ بہت سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہونا چاہیے, مگر سیاسی جماعتیں ہی پابندی لگاتی ہیں. یہ کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا مہر کہ آپ کی جماعت نے جس طرح پریشر پٹ اپ کیا ہے اور پروپیگنڈا کے ذریعے سے کیا ہے, بہت ساری چیزیں فیک طریقے سے جو ہے وہ سامنے آتی ہیں, وہ اگر صحیح طریقے سے استعمال ہوتی تو اور زیادہ فائدہ ہوتا. یہ دیکھیے ہماری جماعت کی طرف سے, آپ ہماری جماعت کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم آئی تھنک پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سے ہماری ٹیم کا مقابلہ نہیں ہے. بہت ہی ایفیکٹو طریقے سے اور اچھے طریقے سے وہ ایک ہمارا بیانیہ لے کر آگے چلتے ہیں. دیکھیے, جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوتے ہیں اس پہ ہر قسم کی انفارمیشن. آپ مان رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو بیانیہ ہوتا ہے وہ آپ کی جماعت کی آشیرواد کے بعد ہوتا ہے؟ جو ہمارا جماعت کا آفیشیل بیانیہ ہے اس کا تو بالکل ہماری ٹیم اس کو لے کر چلتی ہے. اگر آپ نے سارا پروپیگنڈا ہماری گود میں ڈال دینا ہے تو وہ ناانصافی ہوگی. دیکھیے, ایک ڈیموکریٹک ٹول اسے کہا جاتا ہے سوشل میڈیا کو, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ ٹرینڈ چلا نہیں سکتے. اگر ٹرینڈ کوئی چلتا ہے نا, جو آرگینک ٹرینڈ ہوتا ہے, جو لوگوں کی طرف سے خود آتا ہے, وہی چل سکتا ہے. باٹس کے ذریعے آپ گھنٹہ 2 گھنٹے ایک ٹرینڈ ضرور چلا سکتے ہیں, مگر اس کو مثبت طریقے سے چلانا ہے. اور بھگتا بھی ہے کہ کیسے یہ ٹرینڈ چلتے تھے, کہاں یہ پہلا اسٹیشن بلال اس طرح ہاتھ کر رہے ہیں, ایک ٹرول فارم ہے جو ان کی وزیر جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ چلایا کرتی ہیں, جو خواتین پہ اٹیکس کرتے ہیں. نہیں, خواتین کے علاوہ بھی جو لیسن آسما, دیکھیے آپ ایک جماعت کی جھولی میں وارفیئر جو تھی اس کا استعمال کی بات, آپ ایک جماعت کی جھولی میں سارا پروپیگنڈا نہیں ڈال سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بالکل یہ ہوتا ہے, اور جیسے مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں. کہیں اور باقی ممالک میں ایکس بند نہیں کر دیا جاتا جو جمہوری تصور کیے جاتے ہیں. یہ تو ویسے کیا اچھا, اور سب سے خوبصورت بات ہے, بند کر کے خود حکومتی لوگ وی پی این لگا کے ٹویٹ کر رہے ہیں. اچھا, آج مجھے لگ رہا تھا کہ کھلا ہے ایکس, کیونکہ شاید مزدوروں کا دن ہے تو مزدور چھٹی پہ تھے جو بند کرنے والے ہیں. آج تھوڑا سا چل رہا ہے, مگر 2.5 مہینے ہونے کو آئے ہیں. کیوں آپ میڈیا کے, آپ کی جماعت جو ہے جو پہلے کہتی رہی ہے اور اس کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے ہمارے ساتھ سڑکوں پہ, اب آپ خود وہی کام کر رہے ہیں؟ اسما صاحبہ, دیکھیے میرے خیال سے شو کا وقت کا اینڈ بھی قریب ہے, مگر دیکھیے میں اوور آل آئی وڈ ایگری کہ نہیں ہونا چاہیے جی. آئی تھنک سیکیورٹی کی وجوہات بتائی گئی ہیں, آئی ایم ناٹ انٹائرلی شیور وٹ دا لاجک از, بٹ دیکھیے بات یہ ہے, نہیں دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک بات تسلیم کر رہا ہوں. ایز این اکانومی دیٹ وانٹس کہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہماری بڑھیں, یہ دس ڈزنٹ ہیلپ, تو ہمیں یقیناً ان چیزوں سے آگے بڑھنا ہوگا. اور میں اجتماعی طور پہ ایک لارجر پوائنٹ کرنا چاہوں گا, ٹو دا پوائنٹ دیٹ مصطفیٰ بھائی میڈ, کہ وی ہیو اے کولیکٹیو رسپانسبلٹی ایز پولیٹیکل پارٹیز, کہ اب ہم وہ ایشوز ریفلیکٹ کریں اس 50% کے لیے, خاص طور پہ جس کا اشارہ مصطفیٰ بھائی نے کیا. ہم اگر وہ باتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, وہ زبان بولتے ہوئے پارلیمان کے اوپر باہر نظر آئیں گے, تو ہماری بھی ایک جو اجتماعی ریلیونس ہے یہ کم ہوتی جائے گی. لوگ ہم سے بھی ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, اور ہونا شروع ہو بھی گئے ہیں کافی حد تک. آپ کی کوئی میڈیا پالیسی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے جی, نہیں دیکھیے میں کہہ رہا ہوں, میں نے آپ سے جی ایز جو جس حد تک میں اپنا ایک دے سکتا ہوں جی, میرا خیال سے جلد از جلد ہمیں اس کو ریپیئر کرنا چاہیے. اس طرح بہتری نہیں آئے گی, خرابی ہوگی, اور اوور آل اور محنت کرنی چاہیے. یہ آپ اپنی حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں جی کہ میں نے بھی آپ کی اسکرین پہ دیکھا, مہربانو صاحبہ آلریڈی ایک ہیڈ لائن دے چکی ہیں آپ کو. آئی تھنک آج کے لیے اتنی کافی ہے. میں نے نہیں دیکھا, بلال کہہ رہے تھے آگے بالکل وہ تو انہوں نے دیے کہ اگر کل ہو گیا تو ان کے لیے ان کے والد کی رہائی ہو جائے گی, جو کہ ظاہر ہے ہر بیٹی ان کی جو چل رہی ہے سامنے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے. ویسے انٹرنل ڈسٹربنسز کی یہ بات نہ کریں, انٹرنل ڈسٹربنسز کی بات نہ کریں. جو شطرنج کا بورڈ ہے نا, اس کے دونوں بادشاہ جو ہیں, ایک بادشاہ نے اپنے پیادے بھیج دیے دوسرے بادشاہ کے ارد گرد, تو تھوڑا سا چیک میٹ ہو رہا ہے. یعنی کہ ٹیبل کسی وقت بھی ٹرن ہو سکتی ہے, انہی کے گھر میں. ایسا ہی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے ون لائنر ہے, میز بدلتے اور میز کے جو اطراف بدلے ہوئے لوگ ہیں ان کے تبدیل ہوتے وقت نہیں لگتا. یہ پاکستان ہے, جمہوریت پہ یقین رکھنا چاہیے, آئین پہ یقین رکھنا چاہیے, اور یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.